देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की ख़ास खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर, जहां ईरान ने ब्रिटेन को दिया झटका, यूरोप को संकट से निकालने को तैयार। यूरोपीय यूनियन की ओर से बेबुनियाद आरोप और गलत जानकारी के आधार पर पाबंदियां लगाए जाने के फौरन बाद ही ईरान ने जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने सबसे पहले जवाबी कार्रवाई करते हुए दंगा, आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने की बात करते हुए ब्रिटेन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान की ओर से ब्रिटेन पर आतंकवाद और आतंकवादी समूह को समर्थन करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने, नफरत फैलाने और मानवाधिकार का उल्लंघन करने में इंग्लैंड की भूमिका देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान की ओर से जारी की गई फहरिस्त में कहा गया है कि इन लोगों और संस्थाओं के कारण ईरान में दंगा फसाद और आतंकवाद के साथ साथ हिंसक घटनाओं में तेजी आई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने बयान में आतंकवाद और नफरत से लड़ने और मानवाधिकार का सम्मान करने के मामले में ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को याद दिलाते हुए ऐलान किया है कि ब्रिटिश सरकार अगर इन लोगों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है या उनका किसी भी तरह सहयोग करती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और सरकार के कर्तव्यों के खिलाफ है। ईरान ने ब्रिटेन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स GCHQ और वायलेंट मीडिया, ग्लोबल मीडिया, DMD मीडिया, BBC फारसी और ईरान इंटरनेशनल जैसे कई संस्थाओं पर बैन लगाया है। वहीं ब्रिटिश उपगृह मंत्री टॉम टुगेंदर फारस की खाड़ी में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर डॉन मैकिनन, इजराइल मैत्री समूह के प्रमुख स्टीव मैक कॉब, स्टीफन स्क्राब, स्टुअर्ट पोलक, बॉब ब्लैकमैन, जनरल मार्क कार्लेटो स्मिथ जैसे कई नेताओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। ईरान ने इन लोगों के आर्थिक लेन देन और संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई के साथ साथ अपने बयान में कहा है कि हम ब्रिटेन को आतंकवादियों के समर्थन और आतंकवाद तथा दंगा फसाद को फैलाने वालों के समर्थन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह मानते हैं। ब्रिटेन अपनी धरती को ईरान के खिलाफ आतंकवाद और हिंसा के फैलाने के लिए इस्तेमाल होने दे रहा है। ब्रिटेन से ईरान के खिलाफ प्लानिंग के साथ साथ आतंकवादी और हिंसक घटनाएं की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ बात करते हुए ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि हाँ, ईरान शुरू से ही रूस यूक्रेन संकट का विरोधी रहा है, हम जंग का समर्थन नहीं करते हैं। रईसी ने कहा कि हम रूस यूक्रेन को निपटाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से हम पर शुरू से ही बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ, जहां आले सऊद पर सवाल उठाया तो 72 वर्षीय वृद्ध को मिली 16 साल की जेल। आले सऊद तानाशाह की ओर से देश की दौलत को बर्बाद करने के मुद्दे पर ट्वीट करना एक सऊदी मूल के अमेरिकी नागरिक को 16 साल की सजा के साथ ही जेल से बाहर आकर अगले 16 साल तक सऊदी अरब छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। 72 वर्षीय साद इब्राहिम अल माजी को जिन 14 ट्वीट के लिए कैद किया गया है, उनमें एक ट्वीट जमाल खाशोगी को लेकर भी था, जिसे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर तुर्की में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में आरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। साद इब्राहिम अल माजी के बाकी ट्वीट सऊदी अरब में फैले भ्रष्टाचार और देश की दौलत की बर्बादी को लेकर थे। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने साद इब्राहिम अल माजी के बेटे इब्राहिम के हवाले से कहा है कि नवंबर में अपने परिवार से मिलने के लिए रियाद पहुंचे साद इब्राहिम अल माजी को एयरपोर्ट पहुंचते ही बंदी बना लिया गया।
इब्राहिम के अनुसार मेरे पिता सऊदी सरकार के ना बहुत आलोचक हैं और ना ही कट्टर समर्थक, लेकिन उन्हें फिर भी बंदी बनाकर कड़ी यातनाएं दी गई हैं। साद इब्राहिम अल माजी को 3 अक्टूबर को 16 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही जेल की सजा काटने के बाद भी वो अगले 16 साल तक देश से बाहर नहीं जा सकते। मतलब वो जब तक जेल से बाहर आएंगे उनकी उम्र 87 साल हो जाएगी और अगले 16 साल तक देश छोड़ने पर पाबंदी का मतलब हुआ कि वो जब तक अमेरिका पलट कर आएंगे तो 104 साल के हो चुके होंगे। डेमोक्रेसी और मानवाधिकार के नाम पर दूसरे देश में हंगामा और आतंक फैलाने वाला अमेरिका इस मामले में चुप्पी साधे है। अमेरिका ने अपने नागरिक को बंदी बनाने और जेल में डालने की इस घटना की निंदा करना ही काफ़ी समझा। इब्राहिम के अनुसार अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई भी दखल देने से साफ मना कर दिया है और साथ ही मुझे नसीहत भी की है कि इस मुद्दे पर ज़बान न खोलो और खुलेआम कुछ भी कहने से बचो। अमेरिकी सरकार के रवैये से नाउम्मीद हो चुके इब्राहिम इस मामले को अमेरिकी जनता के बीच ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब अमेरिकी जनता इस मुद्दे को उठाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अमेरिकी दूतावास से अभी तक किसी ने भी साद इब्राहिम अल माजी से मुलाकात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इससे आप नए अपडेट पा सकें।